बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो कि मेनली लिवर के अंदर होते हैं और उनके इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने लगे हैं विल्सन डिजीज़। ठीक है, विल्सन डिजीज़ बेसिकली क्या होती है? अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक कॉपर इन द डिफरेंट टिश्यूज़। ठीक है, ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, उसकी वजह से बेसल गैंग्लिया ख़राब हो जाता है हमारा, और उस बेसल गैंग्लिया ख़राब होने की वजह से क्या होता है, मूवमेंट्स पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आते हैं, इमोशनल डिसबैलेंस होता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया। उसके अलावा आई के अंदर होता है, तो आई के अंदर क्या होता है, के एफ फिशर्स बनाता है, कैटरैक्ट उसके ऊपर, कैराटाइटिस बेसिकली कॉर्निया के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा सनफ्लावर कैटरैक्ट होता है। या हम क्लिनिकल सिनेरियोज में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल एब्जॉर्प्शन हो कैसे रही होती है कॉपर की। ठीक है, कॉपर हमने डाइट में लिया। ठीक है, कॉपर जो होता है वो डाइट में आता है ड्यूडेनम से और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से वो अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और वो किसके साथ मिलता है? एल्ब्यूमिन के साथ और हिस्टिडीन के साथ। तो अब कॉपर, एल्ब्यूमिन और हिस्टिडीन। ठीक है, हिस्टिडीन और एल्ब्यूमिन जो है ना, ये बेसिकली कॉपर के साथ मिलके इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं वाया पोर्टल वेन इनटू द लिवर। ठीक है, अब लिवर तक पहुंच आया। लिवर के अंदर क्या होता है? लिवर के अंदर ये होता है कि लिवर के अंदर कॉपर जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो कॉपर को अब हमने क्या करना है? डिस्पोज ऑफ करना है ना किसी तरह बॉडी ने। तो कॉपर क्या करता है? कॉपर के साथ मिलाया जाता है अल्फा 2 ग्लोबुलिन को। ठीक है, अल्फा 2 ग्लोबुलिन क्या होती है? इसको हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं एपोसिरुलोप्लाज्मिन। ठीक है, एपोसिरुलोप्लाज्मिन। अच्छा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिरुलोप्लाज्मिन में। अच्छा, ये सिरुलोप्लाज्मिन है, ये नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, नॉन टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कौन कर रहा है? लिवर हेपेटोसाइट कर रहे हैं। अब उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए? कॉपर को मिलाना है अल्फा 2 ग्लोबुलिन के साथ, और इसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है एटीपीएस। ठीक है, एटीपीएस एंजाइम चाहिए होता है। अब एंजाइम है, एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है, और इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है न्यूक्लियस, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के ज़रिए। ऐसा ही है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के ज़रिए बनता है। अब लाजमी सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किसकी होती है? जीन्स की। तो एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं ATP7B जीन। ठीक है, जो कि क्या बना रहा होता है? ये वाला ATPase बना रहा होता है। अब अगर कोई भी डिफेक्ट जो कि ATP7B जीन के ऊपर होगा, जिसकी वजह से ATPase एंजाइम नहीं बनेगा, और जब ATPase एंजाइम नहीं बनेगा तो कॉपर और अल्फा 2 ग्लोबुलिन नहीं मिल पाएंगे, और सेरुलोप्लाज्मिन नहीं बनेगा, तो कॉपर जो होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा? एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। पहले वो हेपेटोसाइट्स में होगा, फिर वो ब्लड में होगा, फिर वो डिफरेंट ऑर्गन्स में होना शुरू हो जाएगा। और ये क्या है? टॉक्सिक है। और ये टॉक्सिक है तो क्या करेगा? इंजरी कराएगा उन टिश्यूज़ की। ठीक है, तो मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको सारी पैथोलॉजी बता दी है। आप देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमने क्या किया? डाइट के अंदर कॉपर लिया, जो डूडेनम प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए अब्जॉर्ब होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसके साथ? एल्ब्यूमिन के साथ। एल्ब्यूमिन वाया पोर्टल वेन उसको कहाँ तक छोड़ आता है? हेपेटोसाइट तक। हेपेटोसाइट के अंदर क्या होता है? कॉपर जो होता है वो बाइंड होता है अल्फा 2 ग्लोबुलिन के साथ, जिसे हम एपोसिरुलोप्लाज्मिन कह रहे हैं। ठीक है, और कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिरुलोप्लाज्मिन। अब सिरुलोप्लाज्मिन क्या है? एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि ब्लड के अंदर भेजा जा सकता है। ठीक है, ये हो रहा है नॉर्मल मैकेनिज्म। और इसके लिए क्या चाहिए? कॉपर और अल्फा 2 ग्लोबुलिन, एपोसिरुलोप्लाज्मिन भी इसे कहते हैं। ठीक है, इनका मिलना ज़रूरी है। कॉपर का किसके साथ मिलना ज़रूरी है? अल्फा 2 ग्लोबुलिन, जिसे हम क्या कहते हैं? एपोसिरुलोप्लाज्मिन भी कहते हैं। ठीक है, और ये कौन करा रहा होता है? ये करा रहा होता है एक एंजाइम जिसे हम क्या कहते हैं? कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase। ठीक है, अब ये एंजाइम बनाता कौन है? एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं ATP7B जीन। ठीक है, जो कि क्रोमोसोम 13 के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब अगर ऐसा हो कि म्यूटेशन हो जाए ATP7B जीन की, तो इसकी वजह से क्या होगा? ATPase नहीं बन पाएगा। ATPase नहीं बन पाएगा तो कॉपर जो है वो सिरुलोप्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सिरुलोप्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो कॉपर की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी लिवर के अंदर मेनली, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? बाकी टिश्यूज़ के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और इंजरी कॉज कराएगा। ठीक है, अब लैब के ऊपर आप क्या देखेंगे? प्लाज्मा के अंदर देखेंगे तो सिरुलोप्लाज्मिन क्या था? नॉन टॉक्सिक कंपाउंड ऑफ कॉपर। वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि ये तो बन ही नहीं रहा, तो ये सीरम के अंदर कम होगा। और जब आप हेपेटोसाइट्स की बायोप्सी करेंगे तो अगर आपको हेपेटोसाइट के अंदर 250 माइक्रोग्राम, ठीक है, पर 1 ग्राम ऑफ कॉपर लिवर टिश्यू, ठीक है, लिवर का 1 ग्राम लिया और उसमें आपको 250 माइक्रोग्राम से ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, 250 माइक्रोग्राम से ज़्यादा कॉपर मिल रहा है 1 ग्राम लिवर के टिश्यू के अंदर। मतलब आपने
लिवर है ना, उसके अंदर से 1 ग्राम निकाला और उसके अंदर जब देखा तो 250 माइक्रोग्राम से ज़्यादा कॉपर है, तो इसका मतलब क्या है कि उसे विल्सन डिजीज़ है, ये डायग्नोस्टिक है। ठीक है, अब इसकी वजह से होता क्या है, ठीक है, ये इंजरी कैसे कॉज कराता है। कॉपर जो है वो क्या कराता है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कराता है। अब फ्री रेडिकल जब होंगे तो वो क्या कराएंगे, इंजरी कराएंगे। ठीक है, उसके अलावा ये सेल्फ हाइड्रल ग्रुप्स के साथ बाइंड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो नॉर्मल फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है, उसके अलावा बाकी जितने मैकेनिज्म हो रहे होते हैं उन सबको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इंजरी कॉज कराता है। मेन आपने याद करना है हेपाटोसाइट्स की इंजरी कराता है। उसके अलावा ये बाकी टिश्यूज़ के अंदर जैसे कि ब्रेन के अंदर और आई के अंदर भी एक्यूमुलेट हो जाता है। तो मेनली एक ट्राइएड बनती है। लिवर के अंदर सिरोसिस हो रही होगी, ठीक है, ब्रेन के अंदर जाएंगे तो बेजल गैंग्लिया ख़राब हो रहा होगा, ठीक है, और आई के अंदर क्या होगा, आपकी जो कॉर्निया है उसके ऊपर डिपॉजिट्स बनेंगे, कायर फिशर डिपॉजिट्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और साथ में सनफ्लावर कैटरैक्ट बन रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं, एक ट्राइएड बनता है जिससे हम विल्सन डिजीज़ की डायग्नोसिस में हमें हेल्प होती है। तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगी, मूवमेंट ख़राब होगी, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आएंगी, ठीक है, स्पास्टिक डिस्टोनिया, मास्क लाइक डिसऑर्डर, ठीक है, ट्रेमर्स होंगे, ये सारे पार्किंसन लाइक सिम्टम्स होंगे। ठीक है, साइकेट्रिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं जैसे कि डिप्रेशन, मूड स्विंग्स वगैरह वगैरह। आई के अंदर काइसर फिशर रिंग्स बनेंगे, सनफ्लावर कैटरैक्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा कॉपर जो होता है ना वो बेसिकली जो आरबीसीज होते हैं ना उनकी सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, तो वो हीमोलिटिक एनीमिया भी कॉज करा सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपको क्लिनिकल फीचर पता होने चाहिए। लैब के अंदर मैंने आपको बता दिया सीरोप्लाज्मिन प्लाज्मा में कम हो जाएगा ना, क्योंकि नॉन टॉक्सिक है ये वाला और ये तो अब बन नहीं रहा, तो ये सीरम में कम हो जाएगा। सेकेंडली जब आप लिवर कट करेंगे उसका 1 ग्राम लेंगे, उसके अंदर अगर 250 mg से ज़्यादा 250 माइक्रोग्राम से ज़्यादा आपको कॉपर मिले तो इसका मतलब क्या होता है, वो विल्सन डिजीज़ है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी ने इसकी सेम टू सेम है। मेन मैंने क्या कहा कि ये सिरोसिस करा रहा है, सिरोसिस कराने से पहले ये फैटी चेंज कराएगा, सेम उसी तरह जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, फैटी चेंज होगी, उसके अंदर माइक्रोवेजिकल्स, मैक्रोवेजिकल्स, उसी तरह आपको मैलरी डैंक बॉडीज़ मिलेंगी, बैलूनिंग डिजनरेशन होगी, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं सेम टू सेम वैसे ही होगा। ठीक है, आपने सेम टू सेम वही लिखनी है इसकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास विल्सन डिजीज़। अब हम दूसरी डिजीज़ पढ़ लेते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द आयरन। अब बॉडी के अंदर आयरन ओवरलोड 2 तरह से हो सकता है। ठीक है, या तो प्राइमरीली आयरन के मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से आयरन डेपोजिशन बहुत ज़्यादा हो रही है नॉर्मल से ज़्यादा, या फिर दूसरा ये है कि आपको सेकेंडरी जैसे आपने ट्रांसफ्यूजन की, ठीक है, और मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हो गई या वट एवर जो भी ट्रांसफ्यूजन में मसला हुआ, सिकल सेल डिजीज़ थी, थैलेसीमियाज थे, उन पेशेंट के अंदर क्या होता है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन बहुत हो रही होती है। और आरबीसी के अंदर आपको पता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के सेंटर में क्या होता है, आयरन। तो वो आयरन क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसको हम सेकेंडरी कॉजेज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कॉजेज़। अच्छा, तो अब हमें समझना ज़रूरी है कि किस तरह आयरन अब्जॉर्ब होता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और लिवर में कैसे जाता है, और फिर लिवर क्या करता है। ठीक है, तो आप समझेंगे ये इंटेस्टाइन है, ये पोर्टल वेन है और ये लिवर है। ठीक है, सिंपल, मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आयरन जो होता है वो पहले तो आ रहा है ना जीआईटी के अंदर। ठीक है, ये जीआईटी है, जीआईटी के ल्यूमेन है, फूड के साथ आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। अब आयरन ने अब्जॉर्ब होना है इनटू इंटेस्टाइनल सेल। ठीक है, इंटेस्टाइन के सेल इंटेरोसाइट, उसमें अब्जॉर्ब होने के लिए वो एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसे हम कहते हैं डीएमटी। डीएमटी ट्रांसपोर्टर का मतलब है डाइवेलेंट मोनो मेटालिक ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब डाइवेलेंट मेटालिक ट्रांसपोर्टर जो है वो आयरन को जीआईटी के ल्यूमेन से अब्जॉर्ब करता है, इंटेरोसाइट में ले आता है। ठीक है, अब इंटेरोसाइट में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से फिर इसने जाना है इनटू पोर्टल वेन। ठीक है, क्योंकि पोर्टल वेन ही तो उसे लेके जाएगी लिवर में। ठीक है, तो अब पोर्टल वेन में वो कैसे आता है, थ्रू अनदर ट्रांसपोर्टर जिसे हम कहते हैं फेरोपोर्टिन। ठीक है, फेरोपोर्टिन इसे क्या करता है, इंटेरोसाइट से लेके ब्लड में डाल देता है। ठीक है, अब ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन, ठीक है, ट्रांसफेरिन की फॉर्म में वो कन्वर्ट जाता है इनटू लिवर। ठीक है, मैं ये ना फॉर्म्स इसलिए नहीं लिख रहा और किस मतलब चार्ज के साथ ये अब्जॉर्ब होता है और किस तरह ये जाता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स में इंटेरोसाइट ये इंटेस्टाइन में आ रहा था फूड के साथ। ठीक है, वहाँ से आयरन इंटेरोसाइट में अब्जॉर्ब हुआ। इंटेरोसाइट में अब्जॉर्ब कैसे हुआ, थ्रू अ ट्रांसपोर्टर जिसे हम कहते हैं डाइवेलेंट मेटालिक ट्रांसपोर्टर। उसने उसे उठा के इंटेस्टाइन के सेल में डाल दिया। सेल से उसने किधर जाना है, इनटू पोर्टल वेन। पोर्टल वेन में जाने के लिए उसे एक और ट्रांसपोर्टर चाहिए, उस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या लिखा हमने, फेरोपोर्टिन।
ठीक है, फेरोपोर्टिन इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है इनटू ब्लड। अब ब्लड के ज़रिए वो पहुंचेगा किधर, लिवर के अंदर। अब लिवर के अंदर जाता है और वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन वो मतलब लिवर में एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब जब एक्सेस अमाउंट ऑफ फेरेटिन होती है तो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। कैसे, फेरेटिन जो होता है जब वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है लिवर के अंदर, तो लिवर के सेल्स जो होते हैं वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं या एक एंजाइम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हेप्सिडिन, ठीक है। क्या बनाते हैं, हेप्सिडिन। लिवर ने क्या बनाया, हेप्सिडिन। हेप्सिडिन जाएगा ब्लड के ज़रिए और वापस उसी फेरोपोर्टिन को बंद कर देगा। फेरोपोर्टिन क्या कर रहा था, एंटेरोसाइट से उठा के ब्लड में डाल रहा था आयरन को, ऐसे ही था ना। तो अब क्या होगा, जब हेप्सिडिन बनेगा, हेप्सिडिन जाके फेरोपोर्टिन को बंद कर देगा, तो फेरोपोर्टिन अब क्या कर पाएगा, फेरोपोर्टिन अब ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा लिवर को, इनटू द ब्लड आयरन को, ठीक है। तो आयरन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू फीसेस वेस्ट होगा, ठीक है। अब वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है ताकि बैलेंस मेंटेन किया जाए। एक दफ़ा फिर रिवाइज करते हैं क्या हुआ। सबसे पहले हमारे पास GIT के अंदर आ रहा था, ठीक है, आयरन आ रहा था। आयरन इंटेरोसाइट में अब्जॉर्ब हुआ थ्रू एक ट्रांसपोर्टर जिसे हम क्या, DMT। वो किधर आ गया, इंटेस्टाइन के सेल में। इंटेस्टाइन के सेल से वो ब्लड में गया थ्रू अनदर ट्रांसपोर्टर जिसे हमने क्या कहा, इसका नाम याद रखना ज़रूरी है, फेरोपोर्टिन, ठीक है। फेरोपोर्टिन ने से ब्लड में डाला, ब्लड के जरिए वो गया लिवर के अंदर। लिवर के अंदर वो स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, ठीक है। फेरेटिन जब बहुत ज़्यादा हो गया, तो फेरेटिन बहुत ज़्यादा हुआ तो लिवर सेल ने क्या बनाया, हेप्सिडिन, ठीक है, हेप्सिडिन बनाया। हेप्सिडिन ने क्या करना है, इसी फेरोपोर्टिन को ब्लॉक कर देना है। अब फेरोपोर्टिन जब ब्लॉक हो जाएगा तो अब मज़ीद अब्जॉर्प्शन नहीं होगी इनटू ब्लड, और ज़्यादा से ज़्यादा आयरन जो होगा वो इंटेरोसाइट में रहेगा या फिर वेस्ट हो जाएगा, सही है। तो ये हो रहा होता है नॉर्मल मैकेनिज्म। अब इस जो हेप्सिडिन है, हेप्सिडिन को बनाता कौन है, न्यूक्लियस, ठीक है। जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इसी तरह बनते हैं ना प्रोटीन्स। तो अगर कोई ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन आए जिसकी वजह से हेप्सिडिन ना बने, अब अगर हेप्सिडिन नहीं बनेगा तो ये ब्लॉक नहीं कर पाएगा फेरोपोर्टिन को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन तो उसी तरह चलती रहेगी। और आयरन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा बॉडी के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस, सही है। तो ऐसी कौन सी म्यूटेशन होती है, इसे हम कहते हैं HFE जीन की म्यूटेशन या TRF की म्यूटेशन, ठीक है, या HJV। ये 3 जीन्स आपको याद करने हैं, ठीक है। HFE मेनली, TRF और HJV, ये 3 जीन्स होते हैं। इनकी अगर म्यूटेशन हो जाए तो हेप्सिडिन नहीं बनता, ठीक है। हेप्सिडिन नहीं बनेगा तो वो हेप्सिडिन जो होगा वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा फेरोपोर्टिन को, ठीक है। फेरोपोर्टिन को ब्लॉक नहीं कर पाएगा तो आयरन उसी तरह एब्जॉर्ब होता रहेगा और आयरन ओवरलोड हो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। मैं इधर से फिर रिवाइज कर देता हूँ। ये देखिए नॉर्मल आयरन एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही थी। ये हमारे पास था इंटेरोसाइट, इसके अंदर आयरन आता है DMT के थ्रू। DMT जो होता है इसके थ्रू ये जाता है लिवर के अंदर, मतलब आयरन एब्जॉर्ब हो गया, आयरन चला गया और इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब फेरेटिन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, हेप्सिडिन। हेप्सिडिन जो होगा, हेप्सिडिन वापस जाएगा और जाके ब्लॉक कर देगा इस फेरोपोर्टिन को। फेरोपोर्टिन जब ब्लॉक होगा तो ये सारे का सारा इंटेरोसाइट से आयरन जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि TRF, TFR, HJV और HFE ये जीन जो कि क्या बना रहे थे, हेप्सिडिन सिंथेसिस, इनकी हो गई है म्यूटेशन। जब इनकी म्यूटेशन हो जाएगी तो हेप्सिडिन नहीं बनेगा। हेप्सिडिन नहीं बनेगा तो हेप्सिडिन ब्लड के जरिए नहीं जाएगा इनटू इंटेरोसाइट और फेरोपोर्टिन को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। फेरोटिन ब्लॉक नहीं होगा तो आयरन जितना आ रहा है वो सारे का सारा किधर चला जाएगा, ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो मैंने आपको ये पैथोलॉजी सारी समझा दी है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है जी, मेनली 3 चीज़ें हो रही होती हैं। एक ये होता है कि आयरन ज़्यादा जब होता है बॉडी के अंदर तो हाइपर पिगमेंटेशन होती है स्किन की, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, ब्रॉन्ज लाइक स्किन कहते हैं इसको, हाइपर पिगमेंटेशन। दूसरी चीज़ क्या होती है, लिवर सिरोसिस, ठीक है, लिवर हेपेटोमेगाली होगी, लिवर सिरोसिस बाद में हो जाएगा। पहले क्या होगा, लिवर डिस्टेंडेड नजर आएगा, बाद में उसकी श्रिंकिंग हो जाएगी, लिवर सिरोसिस होगा। तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ होती है क्योंकि ये आयरन जो है वो टॉक्सिक है पेंक्रियाज के लिए भी, तो पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस होने की वजह से क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो रही हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, लिवर सिरोसिस और डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसके अलावा बाकी जितने ऑर्गन्स में ये डिपॉजिट होगा उनका कलर चेंज हो जाएगा, जॉइंट्स में होगा, स्किन में होगा, व्हाटएवर, ठीक है। तो आपने जब मॉर्फोलॉजी लिखनी है तो लिवर में स्टार्ट में लिखना है कि पहले लिवर के अंदर गोल्डन जेलो हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन क्या होता है, एक्सेस आयरन को कहते हैं,
हीमोसिड्रिन, ठीक है। तो वो कैसे नज़र आएगा, गोल्डन येलो। अब आपने ना डिफ्रेंशिएट करना होता है। बेसिकली मैंने आपको स्टार्ट में, बिल्कुल हिस्टोलॉजी के स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास एक वियर एंड टीयर मॉलिक्यूल भी होता है। वियर एंड टीयर नॉर्मल हर हेपेटोसाइट के अंदर ब्राउन कलर का पिगमेंट नज़र आ रहा होता है, जैसे हम लाइपोफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, लाइपोफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। वो हर सेल में पड़ा होता है, वो चीज़ आप देखेंगे ब्राउन कलर का वो नज़र आएगा, तो ये कंफ्यूज कर सकता है। तो हम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, और उसमें हम गोल्डन येलो कलर देखते हैं। गोल्डन येलो कलर नज़र आएगा तो वो क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होता है आयरन ओवरलोड का, ठीक है। पहले थोड़ा सा आयरन जो होगा, मतलब हेपेटोमेगाली होती है, लेकिन बाद में श्रिंकिंग हो जाती है, सिरोसिस हो जाता है, ठीक है। सिरोसिस की आपने सारी वही मॉर्फोलॉजी लिखनी है जो हम सारी ऊपर लिख चुकी हैं, ठीक है। सिरोसिस होता है, पहले माइक्रोनिड्यूलर होगा, ठीक है, माइक्रोनिड्यूलर सिरोसिस होगा। आपको ये याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि विल्सन डिजीज़ के अंदर क्या होता है, मैक्रोनिड्यूल्स बनते हैं, और बाकी आयरन ओवरलोड के अंदर या हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर माइक्रोनिड्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसकी पेंक्रियाज के अंदर एट्रोफी होती है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाले सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, ठीक है। और हार्ट के अंदर भी कार्डियोमायोपैथी होती है। क्लिनिकल सिम्टम्स इसके क्या है, हेपेटोमेगाली, एब्डोमिनल पेन, एबनॉर्मल स्किन हाइपरपिगमेंटेशन, ठीक है। ग्लूकोज जो होगा वो डिस्टर्ब होगा क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस हो रही है, ठीक है। एरिथमियाज, कार्डियोमायोपैथी वगैरह वगैरह। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।